नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में दूसरे चरण के लिए तेज हुए प्रचार की। पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने एनडीए की उड़ाई नींद की। जानेंगे एसआईआर पर चुनाव आयोग की कैसे बढ़ रही है मुश्किलें। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में क्यों शुरू हुआ टकराव, देखेंगे वंदे मातरम पर कैसे घिर गई बीजेपी और आरएसएस। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी में फिर बढ़ी आजम खान की सक्रियता। लखनऊ में की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात। सीतापुर की जेल से रिहा होने के बाद पहली बार बेटे के साथ अखिलेश से मिले आजम खान। साइबर ठगी का शिकार हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। जालसाजों ने खाते से उड़ाए 56 लाख रुपए, जांच जारी। दिल्ली हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई तकनीकी समस्या। करीब 300 उड़ानों में हुई देरी, यात्रियों को हुई परेशानी। शेयर बाजार में गिरावट। 94 अंकों की गिरावट के साथ 83,216 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 17 अंकों की गिरावट के साथ 25,492 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी सियासी दलों ने आखिरी चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मैदान में उतरे तो महागठबंधन के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई दिग्गजों ने रैलियां की। चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर उठा तो कैसे प्रचार में महागठबंधन पड़ रहा है भारी, देखिए रिपोर्ट। पहले चरण की 121 सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन का उत्साह बढ़ गया है, तो वहीं एनडीए खेमे में मायूसी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच सभी दल दूसरे फेज के चुनाव प्रचार पर भी फोकस कर रहे हैं। उसी के चलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भागलपुर के कहलगांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई साल से वोट चोरी कर रहे हैं। पहले हमारे पास वोट चोरी के सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आंकड़ों के साथ सारे सबूत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हरियाणा में चोरी की सरकार है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद का दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देने का मामला भी चर्चाओं में बना रहा। राहुल गांधी ने भी इस मामले को उठाया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर अंबानी अडानी का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों, मजदूरों को बैंक से लोन नहीं मिलता है और न ही उनका कर्ज माफ होता है, मगर अडानी अंबानी को लाखों करोड़ों का लोन मिल जाता है और आसानी से उनका कर्ज माफ भी हो जाता है। वहीं महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी ने पूर्णिया के रुपौली में मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बदलने के लिए मतदान करना है। उन्होंने सीमांचल को बिहार का सबसे गरीब इलाका बताते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने यहां के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कई वादे किए। किसानों को राहत देने का वादा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर सिंचाई के लिए लगने वाला बिजली पूरी तरह मुफ्त कर दी जाएगी। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचारियों से बदला लेने और सरकार बदलने के लिए मतदान करने की अपील की। इसी तरह एनडीए भी चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। पीएम मोदी कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज जो इतने वादे कर रहे हैं, उनसे पूछो कि कैसे पूरा करेंगे, तो कहते हैं हमारे पास प्लान है। पूछो क्या प्लान है तो मुंह में दही जम जाती है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। लेकिन पहले चरण के मतदान प्रतिशत आने के बाद एनडीए कुछ मायूस दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में बिहार के सीमांचल में मतदान होना है और यहाँ महागठबंधन की मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। जिस तरह से पहले चरण में भारी मतदान हुआ है, उसके बाद महागठबंधन का जोश हाई दिख रहा है, क्योंकि भारी मतदान का मतलब सत्ता परिवर्तन माना जाता है। तो कैसे बिहार में दिख रही है बदलाव की हवा, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। पहले चरण की वोटिंग में राज्य में कुल 64.66% की वोटिंग हुई, जिससे पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 121 निर्वाचन क्षेत्रों में यह अब तक का सर्वाधिक वोटर टर्नआउट है। इससे पहले सर्वाधिक मतदान 2000 के चुनाव में 62.57% हुआ था, जिसके पार इस बार का वोटर टर्नआउट चला गया है। इन आंकड़ों को लेकर महागठबंधन का जोश हाई दिखाई दे रहा है और इसकी वजह यह है कि बिहार में जब जब वोटिंग 5% से ज्यादा बढ़ी है, तब तब सत्ता में बदलाव आया है। इस बार पिछले चुनाव से करीब 8.5% ज्यादा वोटिंग हुई है, जिससे एनडीए की धड़कनें तेज हो गई हैं। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने दावा किया है कि यह भारी वोटिंग नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को दिखाती है और पहले चरण की सीटों पर उनकी जीत अब तय हो गई है। इन सब के बीच दूसरे चरण के प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं का जोश डबल दिखाई दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने जीत का दावा कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरह जनता ने इस पहले चरण की वोटिंग में हिस्सा लिया और रिकॉर्ड कायम किया, उससे अब सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है।
विपक्ष के इस दावे ने अब बिहार चुनाव का दूसरा चरण और भी ज्यादा दिलचस्प कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण पर टिकी हुई हैं। अगर पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी वोटिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो बिहार की राजनीति पूरी तरह बदलती हुई दिख सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी के हाथ से न सिर्फ बिहार की सत्ता निकलेगी बल्कि केंद्र की सरकार पर भी खतरा अपने आप मंडराने लगेगा। बिहार में पहले चरण के वोटर टर्नआउट से महागठबंधन को बड़ी जीत की उम्मीद दिख रही है और दूसरे चरण के लिए अब उसने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर सुनवाई होगी। एसआईआर पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं उससे चुनाव आयोग मुश्किल में फंसता दिख रहा है। एसआईआर पर कानूनी संकट बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की। ये मामला कई राज्यों में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिस पर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और गैर सरकारी संस्थाओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के आगे मामले का जिक्र करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया अब देश के बाकी हिस्सों में शुरू हो गई है और चुनाव आयोग कथित तौर पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है। भूषण ने कहा, एसआईआर शुरू हो गया है, अब इसमें कुछ तात्कालिकता आ गई है। उन्होंने कहा था कि वो आधार स्वीकार करेंगे, लेकिन वे अब भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, ये हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है। इस बीच डीएमके ने भी तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पार्टी के वकील विवेक सिंह ने सीजेआई बीआर गवई की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। अदालत ने डीएमके की याचिका को भी इसी मामले के साथ 11 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। जैसा कि आप जानते हैं कि याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर के तहत लाखों पत्र वोटरों के नाम मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं, जो उनके मताधिकार के लिए खतरा है। अब सभी की निगाहें 11 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट फंस गया है तो महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के चलते राज्य की महायुति सरकार घिर गई है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है क्योंकि घोटाले के आरोप डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिवार पर लग रहे हैं, जिसके चलते गठबंधन में भी तनाव पैदा हो गया है और एनसीपी ने गठबंधन छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। तो कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने खड़ी हो गई मुसीबत, देखेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त भूचाल आ गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े एक भूमि घोटाले की फडणवीस सरकार ने जांच बिठा दी है, जिसके बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पार्थ पवार पर आरोप है कि पुणे के मुंडवा इलाके की करीब 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एमएडी एंटरप्राइजेस को सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इस कंपनी में पार्थ पवार पार्टनर हैं। इस डील में 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। सीएम फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी बना दी है। पुणे कलेक्टर ने इस डील के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने की बात कही है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने एक्स पर इसे जमीन चोरी करार दिया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट। ये है जमीन चोरी, उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। राहुल गांधी ने महायुति सरकार पर वोट चोरी से बनने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। एक तरफ पवार के बेटे पर यह आरोप लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये जांच अजीत पवार को हाशिए पर धकेलने की चाल है? क्या इतने बड़े झटके के बाद अजीत पवार महायुति के साथ बने रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। खबर ये आ रही है कि घोटाले में घिरे पार्थ पवार के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, जिसके बाद अजीत पवार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे महायुति में घमासान मच गया है। तो वहीं राष्ट्रगीत को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और संघ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए। इसे लेकर दिल्ली सहित देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में पीएम मोदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के अहम पदों को अलग कर दिया और वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बो दिए थे। उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा पलटवार किया है। खड़गे ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जारी अपने संदेश में कांग्रेस को इसका गौरवशाली ध्वजवाहक बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में ही इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। खड़गे ने कहा कि पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी थी। खड़गे ने इस मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया, जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं, आरएसएस और भाजपा, उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गाया। इसके बजाय वे नमस्ते सदा वत्सले गाते रहते हैं। खड़गे ने यहाँ तक कहा कि 1925 में अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस ने वंदे मातरम से परहेज किया और इसके ग्रंथों या साहित्य में इसका एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया और 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि गीत के अंतिम हिस्से आनंद मठ उपन्यास के एक हिस्से में लिए गए थे, जिन पर अन्य धर्मों के कुछ वर्गों को आपत्ति थी। पीएम मोदी ने इसी फैसले को अब देश के विभाजन का बीज बोने वाला बताकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वंदे मातरम पर एक बार फिर से विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है और विवाद बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, तो विवाद स्ट्रीट डॉग को लेकर भी चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद सख्त आदेश आया है, तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देते हुए कहा है कि सभी नेशनल हाईवेज पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। राज्य सरकारें और यूटी 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों की पहचान करेंगी जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। रख रखाव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपसेस की जांच करें। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को कहा था कि वो सरकारी बिल्डिंग्स के कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से भी राहत दी थी, लेकिन चेतावनी दी थी कि हलफनामे में चूक हुई तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। अब आज की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। आपको याद होगा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं नोटिस में लिया गया था। इसमें दिल्ली में खासकर बच्चों के बीच आवारा कुत्तों के काटने और उससे होने वाले रेबिस के मामलों की जानकारी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दायरा दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रखते हुए इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर दिया था। डॉग लवर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैरान करने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश चुनाव लड़ने वालों की परेशानी बढ़ा सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने इसे लेकर बड़ा आदेश दिया, तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले अपराधी छवि के उम्मीदवारों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि उम्मीदवार पर जितने मुकदमे दर्ज किए गए थे उसे अपने हलफनामे में सभी का जिक्र करना होगा। यहां तक कि जिस मामले में बड़ी अदालत ने उसे बरी भी कर दिया हो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा, हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी सारी पुरानी दोषसिद्धियां बतानी होंगी, चाहे अपराध छोटा हो या फिर बाद में ऊपरी कोर्ट ने सजा रद्द कर दी हो। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदूरकर की पीठ ने कहा, खुलासा न करना मतदाता के हक का हनन है, इससे वोटर सही चुनाव नहीं कर पाता, इसे छुपाने पर नामांकन रद्द हो सकता है। बता दें, मध्य प्रदेश के भीकन गांव में नगर पार्षद पूनम इसी नियम की शिकार हुई। उन पर चेक बाउंस धारा 138 का केस था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 1 साल जेल और जुर्माने की सजा दी थी।
उन्होंने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि हाई कोर्ट ने सजा पलट दी। पूनम ने दावा किया कि सजा खत्म हो गई तो बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि रद्द सजा भी बतानी होगी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24A(1) का हवाला देते हुए कहा कि पूनम की नामांकन स्वीकृति गलत ठहराई गई। नतीजा ये हुआ कि उनका चुनाव रद्द हो गया और सीट खाली रही। बाद में हुए उपचुनाव में वो हार भी गई। ये फैसला साफ करता है कि अपराध की गंभीरता मायने नहीं रखती, खुलासा जरूरी है। मतदाता को उम्मीदवार का पूरा इतिहास जानने का हक है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ऐतिहासिक दिन जब भारतीय क्रिकेट की महिला टीम जब विश्व कप जीतने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर गई। प्रधानमंत्री काफ़ी उनको देखकर खुश हुए और उन्होंने उनको क्या दिया, एक नमो जैकेट दी जिसके ऊपर उनके हस्ताक्षर थे। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो अपने झोले यानी पीएम केयर्स फंड में से कुछ पैसा निकाल करके इन बहादुर बच्चियों के ऊपर लुटा सकते थे। आखिर वो पैसा भी तो देश का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।